हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। द स्कॉलर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। हालांकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कुछ है नहीं जिसे पढ़ाया जाए, ये खुद की प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस इसकी करेंगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैं लेक्चर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से जो मैंने की वो आपको बता सकता हूँ कि ये करके कैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 में से 5 क्वेश्चंस सही करें। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। तो कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ है किसी लिखित या मौखिक संदेश को समझना, उसका विश्लेषण करना और उसका अर्थ निकालना। ये केवल पढ़ना नहीं है बल्कि पढ़े गए को ग्रहण करना होता है। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हमें उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसको समझना है, उसका विश्लेषण करना है और उसमें क्या कहा गया है उस कॉम्प्रिहेंशन में उसे समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना है और आंसर देना है। इसे कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस इंटरप्रेटिंग एंड इवेल्युएटिंग इतनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तब इसमें हम देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के जो प्रकार हैं, हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है बट जानने के लिए आप जान सकते हैं। एक होता है लेटरल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पाठ में सीधे गए तथ्यों को समझना, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, फैक्चुअल होता है। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन के बाद उसको पढ़ के आप उसके आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है कि इन्फेरेंस दिया होता है, उसका मतलब अर्थ उसी के अंदर निहित होता है। हम पढ़ते हैं पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उसका अर्थ हम निकालते हैं, उसके अंदर उसका अर्थ निहित होता है जो सीधे नहीं लिखा होता है। ठीक है, और उसी से हम उसके कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं और उसका जो थीम है उसी थीम पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और उस थीम को समझकर उससे हम नए आंसर्स को निकालते हैं और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर आता है इवैल्यूएटिव कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पाठ का मूल्यांकन और आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं और उसके बारे में हम क्रिटिकली उसकी एनालिसिस करते हैं। फिर हम समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, इसका जो मेन उद्देश्य है, उसकी जो मेन थीम है वो क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन। अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन अप्लाइंग लर्न कॉन्सेप्ट्स टू न्यू सिचुएशंस, यानी कि सीख को नई परिस्थितियों में लागू करना। अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि कुछ कॉम्प्रिहेंशंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में लिखा होता है बट उस पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें जो थीम दी हुई होती है या जिसके बारे में ये बताया गया होता है उसको हमें कैसे अप्लाई करके क्वेश्चंस को या जो प्रॉब्लम्स नीचे दी होती हैं उसको कैसे सॉल्व करना होता है, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन प्रोसेस की कॉम्प्रिहेंशन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है, प्री रीडिंग। जब हमारे सामने कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आता है तो हम एक सरसरी तौर पे, जैसे कहते हैं कि हमने एक निगाह में पूरा पढ़ लिया है उसको एक सरसरी तौर पे कि इसमें क्या हो सकता है, किस पे बेस्ड है, इसकी थीम क्या है, ये हम इसमें प्री रीडिंग में निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं उसकी, खासकर जो फर्स्ट पैराग्राफ है और जो लास्ट पैराग्राफ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। ठीक है, क्योंकि जो उसकी थीम होती है या तो फर्स्ट या तो लास्ट पैराग्राफ में छिपी होती है। फिर पढ़ने के बाद हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि समझते हैं कि इसमें किसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है और कौन सा अर्थ है जो इसमें डायरेक्टली नहीं बताया गया, इनडायरेक्टली वो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली उसको समझने के लिए हमें उसे समझना पड़ेगा, तभी हम उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसकी हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, कि कम शब्दों में अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, उसको कैसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो इसमें 4 चीज़ें हमें पहले देखनी पड़ती हैं। पहले प्री रीडिंग करते हैं, सरसरी तौर पे उसको देखते हैं कि क्या है, किससे रिलेटेड है, फिर उसको अच्छे से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी बार क्या, तीसरे उसमें पॉइंट में क्या है कि हम उसको समझते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, फिर उसकी हम व्याख्या करते हैं कि जो चीज़ें उसमें अंतर्निहित होती हैं और उसमें लिखी नहीं होती हैं उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि कॉम्प्रिहेंशन के घटक। अब कॉम्प्रिहेंशन के घटक की बात करें हम तो कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन इसे बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, शब्दावली होती है। ठीक है, वो कैब होती है। जैसे शब्दों का अर्थ जानना समझ का आधार है। नोइंग द वर्ड मीनिंग्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कुछ कुछ उसमें वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका आप डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, उसको किसी चीज़ से रिलेट करना चाहिए पहले हमें कि ये वर्ड अगर ये दिया है हम उसकी डायरेक्ट मीनिंग
मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको रिलेट करते हैं कि अगर ये वर्ड है तो ये किससे रिलेट कर सकता है, इसका मीनिंग लगभग क्या हो सकता है। अगर हम वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो भी हम कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्रियर नॉलेज, यानी कि हमें पूर्व ज्ञान, जैसे अगर कोई उसमें जानकारी दी है तो उस जानकारी, जैसे कोई हिस्टोरिकल कॉम्प्रहेंशन दिया है, ठीक है, तो उसके पहले हम कनेक्ट कर सकते हैं लिंक को कि उससे पहले जो चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिकल हमारे फैक्ट्स हैं या उसके बारे में हमने कहीं कुछ पढ़ा है तो हम उससे भी लिंक कर सकते हैं, यानी कि पहले से क्या जानकारी नए पार्ट को समझने में मदद करती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि वो जो अगर हम उसके बारे में कहीं पढ़े होते हैं तो हमें उस जो हमारा कॉम्प्रहेंशन होता है उसको समझने में सिर्फ मदद करती है, ये नहीं कि हम उसके बेसिस पे आंसर देते हैं। आंसर हमको सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कॉम्प्रहेंशन है उसके बेस पे ही देना है, ठीक है। सिर्फ पहले का नॉलेज हमें उसे समझने के लिए एक रोड मैप देता है, ना कि उसको आंसर करने के लिए। आंसर हम जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रहेंशन से ही करेंगे, और भले वो मॉरली कोई बात ऐसी कही गई हो जो गलत हो, लेकिन कॉम्प्रहेंशन में उसको सपोर्ट किया गया है तो हम उसके सपोर्ट में ही आंसर करेंगे जो कॉम्प्रहेंशन में होगा। इसके अलावा क्या होता है, मेमोरी, यानी कि जब हम पूरे कॉम्प्रहेंशन को पढ़ लेते हैं तो हम भूल जाते हैं उसको, तो पढ़े गए कॉम्प्रहेंशन को याद रखना और जोड़ना आवश्यक है। तो इसके लिए मैं ये बता सकता हूँ कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्रहेंशन आप एक सरसरी तौर पर आप देख लें, ठीक है, कि किससे रिलेटेड है, इसकी थीम क्या हो सकती है। फिर आप क्वेश्चन पे आएँ, तो क्वेश्चन पे आएंगे तो जो 5 क्वेश्चन होंगे उसको पढ़िए। अब पाँचों क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके जो 1 2 3 4 करके उसके जो आंसर्स दिए होंगे उसको आप पढ़िए, ठीक है। फिर उसको समझिए कि ये क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड्स आप अपने कॉम्प्रहेंशन में ढूंढिए, ठीक है। और ऐसे ही जो उसके आंसर दिए होंगे वो भी उसमें कहीं ना कहीं ढूंढिए, या उसकी थीम पे वो बेस्ड होंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को पढ़ के फिर कॉम्प्रहेंशन को अच्छे से समझ सकते हैं, या आप कॉम्प्रहेंशन को पढ़िए फिर क्वेश्चन आंसर करिए, ये भी कर सकते हैं। फिर उद्देश्य को समझना सबसे ज़रूरी होता है कि उद्देश्य क्या है कॉम्प्रहेंशन का, क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं जो उसकी थीम पे बेस्ड होते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसी उद्देश्य के आधार पर इसकी थीम के आधार पर ही ये पूछा जाता है कि इसका नाम क्या रख सकते हैं हम। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि इस कॉम्प्रहेंशन का नाम क्या हो सकता है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और वो लगभग लगते हैं कि हाँ कुछ भी हो सकता है, बट जब तक हम उसके उद्देश्य को नहीं समझेंगे तब तक हम उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे कि इसकी थीम क्या हो सकती है या इस पैराग्राफ का एक नाम क्या रखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि कॉम्प्रहेंशन की बाधाएं, यानी कि बैरियर्स ऑफ द कॉम्प्रहेंशन। ये क्या होता है वो मैं अभी आपको बताया, जैसे लिमिटेड वोकैब, यानी कि सीमित शब्दावली हमारे पास होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए हम पहले से कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करें। हमारे पास कॉम्प्रहेंशन करने का कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम कुछ पढ़ें और कॉम्प्रहेंशन हमारे से सॉल्व हो जाए। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कर सकते हैं आपको अगर कॉम्प्रहेंशन के पाँच क्वेश्चंस करने हैं तो आपको सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रहेंशन की उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन सही हो वहाँ पे। तो मैं कहूँगा कि आप कॉम्प्रहेंशन की अच्छे से पहले प्रैक्टिस करें, उसकी थीम को समझें, जानें, क्वेश्चन के आंसर करें, ठीक है, फिर आप एग्ज़ाम में जाके सॉल्व करें। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके कॉम्प्रहेंशन की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा ध्यान की कमी, ये लैक ऑफ फोकस भी होता है, हम पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, तो ये उसी से हो सकता है जब हम प्रैक्टिस किए बैठे होते हैं, ठीक है। और इससे नो प्रियर नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान का अभाव, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है इतना ज़्यादा, बट ये सीमित शब्दावली और ध्यान की कमी ये कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करते समय बहुत मायने रखते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसमें, जिनको हम तोड़ के, यानी कि पार्ट में, अगर कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसको पार्ट में तोड़ के हम समझ सकते हैं और उसको एक साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, रीडिंग स्पीड इशूज़, यानी कि गति की समस्या, यानी कि सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है और हमें इतना बड़ा पैसेज पढ़ना होता है, उसके आंसर करने होते हैं, तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने के लिए। और स्पीड हमारी तभी बढ़ेगी जब हम पहले से बहुत सारे कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करके गए होंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करके गए होंगे, तभी हमारी स्पीड भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। और हमारे जो लैक ऑफ फोकस होता है वो भी नहीं होगा। इसके अलावा इमोशनल स्टेट क्या होती है, मतलब जब हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते हैं तो नहीं होते हैं जल्दी से, टाइम कम होता है तो हमें स्ट्रेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, जिसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि और भी क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे दूर किया जाए, ये आप अगर चाहें तो ये कर सकते हैं, अपनी जो वोकैब है उसको बढ़ाएं, रोज़ नए शब्द सीखें, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसकी जो एडिटोरियल्स आते हैं वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कॉम्प्रहेंशन को मैंने बताया है कि अब जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे। इसके अलावा शांत वातावरण में बैठे, ये ठीक है, कोई बहुत वो नहीं है, पहले विषय का ओवरव्यू करें, ये बहुत ज़रूरी है कि क्या थीम है, पता चले थीम कोई और होती है और आप पढ़ के या जल्दी में पढ़ के किसी और थीम पे आंसर करके चले आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर जटिल वाक्यों को तोड़ के पढ़ें, अभी मैंने बताया। फिर अपनी गति के अनुसार पढ़ें, जितना आपके पास टाइम है उसके अनुसार करें, और कोशिश करें कि इसे जल्दी सॉल्व करें, और कम से कम इतना करें कि 5 में से 5 ये सॉल्व करें और सही करें, क्योंकि ये आपके JRF होने में बहुत मदद करेंगे। वो जो 30 से 35 क्वेश्चंस खींचते हैं, वो मान के चलिए कि अगर यही 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे और ये सही कर लेंगे तो वो 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, प्रभावी कॉम्प्रहेंशन की रणनीतियाँ, इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़।
इसमें क्या होता है, स्किमिंग। स्किमिंग वही बार बार आ रहा है, जैसे स्किमिंग करते हैं यानी कि त्वरित अवलोकन करते हैं। इसमें सबसे पहले क्विक ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट, जैसे हम टेक्स्ट को देखते हैं फिर उसकी स्कैनिंग करते हैं, यानी कि विशिष्ट जानकारी जो है उसको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कभी कभी कॉम्प्रहेंशन दिया होता है और उसमें जो जानकारी होती है वो बहुत कम होती है। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, जो उनमें मेन इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल देना है हमें, ठीक है। फिर क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, फिर गहन पठन जिसको बोलते हैं वो करते हैं, और एक्सटेंसिव रीडिंग यानी कि व्यापक पठन। गहन पठन और व्यापक पठन, सॉरी ये है इंटेंसिव रीडिंग और ये है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, गहन व्यापक पठन करते हैं, यानी कि रीडिंग फॉर प्रेजर एंड फ्लुएंसी, ओके। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यूजीसी नेट में कॉम्प्रिहेंशन प्रश्न, यानी कि आप देख सकते हैं कैसे आते हैं वो, या तो मेन थीम पे पूछता है कि इसका मेन आइडिया क्या है, ये पूछ सकता है। फिर इसमें इन्फेरेंस क्या है, इसके निहितार्थ क्या है, लेखक का तात्पर्य क्या है, ये हमेशा ये क्वेश्चन तो पूछता है, ठीक है। फिर वर्ड के मीनिंग दे देगा कि ये वर्ड है तो इसका ये ऊपर यूज़ किया गया इस सेंटेंस में, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो मीनिंग निकालने के लिए सबसे बढ़िया, अगर आपको मीनिंग पता है नहीं पता है, आप पूरे वो उस सेंटेंस को पढ़िए, ठीक है। उस सेंटेंस को पढ़िए और फिर रिलेट करिए वर्ड से, ठीक है, कि इसका मीनिंग ये हो सकता है, इसका मीनिंग ये हो सकता है, फिर आप उसको सही कर सकते हैं जब आप रिलेट करेंगे, ठीक है, पूरे सेंटेंस को पढ़ के। अगर आप एक वर्ड को उठाएंगे और उसी का मीनिंग या उसी का अपोजिट ढूंढेंगे तो वो नहीं मिल जाएगा इतनी जल्दी। जब आप उसको रिलेट करेंगे, पूरे सेंटेंस में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर इसमें क्या, ऑथर्स टोन यानी कि लेखक का दृष्टिकोण क्या। अब लेखक का दृष्टिकोण समझने के लिए हमें लेखक की तरह सोचना पड़ेगा, यानी कि उसकी पहले मेन थीम जो होगी उसको समझना पड़ेगा। तो मेन थीम समझने के लिए हमें उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें क्या निहित है क्या नहीं है उसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम उसकी मेन थीम को समझ पाएंगे। इसके बाद कॉम्प्रहेंशन को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि कॉम्प्रहेंशन सुधारने के हाउ टू इम्प्रूव कॉम्प्रहेंशन। देखो यार, इसका वही है जो मैंने अभी बताया कि डेली प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जो मॉक टेस्ट है, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप एक बार पढ़ें कम, आप एक बार उसके पेपर फर्स्ट के बारे में आपने पूरी उसके प्रैक्टिस कर लिया है, पूरे थ्योरीज पढ़ ली है, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद एक बार दो बार पढ़िए आप, जब आपको कॉन्सेप्ट ही पता चल जाए, उसकी थ्योरीज पता चल जाए, फिर आप जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा काम आता है जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं मॉक टेस्ट पे इतना फोकस करता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन वहाँ सही होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं, और टाइम मैनेज हो जाता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होती, फिर आप सब्जेक्ट के क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं। इसके अलावा रोज़ पढ़ें, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, राइट समरीज़। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि आप ये न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ें, फिर अपने वर्ड्स में उसकी समरीज़ को लिखें, ये आप कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा उपाय हो सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए कि प्रमुख बिंदुओं कोई मतलब नहीं है, यूनिट वेटेज, ये आप टाइम मैनेजमेंट आप खुद से करिए, जितना आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो यूनिट थी, ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की यूनिट थी, इसमें जितना मैंने किया था या जितना मैं बता सकता था वो मैंने बता दिया है। अगर इसको पढ़ के आपको फ़ायदा मिलता है तो अच्छी बात है, बाकी आगे इसके बाद हम यूनिट 4 पे काम कर रहे हैं और उसको भी लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।